जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लोग शेयर कर दें। मुद्दा है 69,000 भर्ती में आरक्षण चोरी का। रमेश भाई राम राम। रमेश भाई ज़रा शेयर कर दो सब जगह पर। बहुत दिन बाद लाइव आए हैं और आज हमारा नया पेज बना है तो सोच रहे हैं कि उसी से जो है लाइव आया जाए। तो इसी वजह से जो है आज ये ट्रेलर है उसका, देखते हैं कि कहाँ तक सही रहता है। तो जो भी भाई जुड़ते जा रहे हैं इसको शेयर कर दें फटाफट। रिजवान भाई नमस्कार, शेयर कर दो भाई ज़रा। शिवम भैया नमस्कार। राम पूजन हमारे पड़ोसी ज़िले के हैं, लखीमपुर से। बड़ी बढ़िया दाढ़ी रखते हैं। वीरेंद्र भाई राम राम। विकास भाई नमस्कार भैया, शेयर कर दो यार ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन बाद आए ना तो थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है। तो चूँकि आप लोगों के प्रश्न भी लेने हैं, बहुत सारे भाई रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कुछ बातें हैं, अब सबसे जो है फ़ोन पे वार्ता नहीं हो पाई, तो इसलिए हमने कहा कि लाइव सेशन रहेगा, उसी में जो है सारी बातचीत हो जाएगी। तो इसलिए शेयर कर दी ताकि सब तक जो है बात पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी देखिए मैसेज आ रहे हैं कि अभी लाइव नहीं है, जबकि लाइव सेशन शुरू हो चुका है। तो जो भी भाई हैं फटाफट जो है शेयर कर दीजिए तो बात शुरू किया जाए। प्रदीप भैया नमस्कार। वीरेंद्र भाई मतलब रोहित भाई नमस्कार। राम पूजन, देखिए राम पूजन भाई कह रहे हैं बहुत मुस्कुरा रहे, तो देखिए मुस्कुराहट ही एक मुस्कुराहट है ना, तो वही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्यों में और जानवरों में विभेद पैदा करती है। कभी आपने किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा हो तो बताइए, जबकि सारी जो फिजिक होती है वो इंसानों और जानवर की सेम होती है, ठीक ना। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता कि मुस्कुराहट का। आप किसी बैल को मुस्कुराते हुए नहीं देखे होगे, किसी गाय को मुस्कुराते हुए नहीं देखो, तो मुस्कुराना जो है इंसानियत की निशानी है। अगर आप मुस्कुरा रहे हो तभी इंसान माने जाओगे, बाकी तो खैर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अजीत भैया नमस्कार। सतीश चंद्र भाई हैं। अमित भाई नमस्कार। सुनील भैया नमस्कार। रवि भाई, हाँ शेयर कर दो। दिनेश भाई आप भी शेयर कर दो ज़रा, जिन जिन ग्रुप्स में हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए। संदीप भाई कह रहे हैं कि आपकी बात 100% सही होती है। बात ऐसा नहीं कि 100% सही होती है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो वास्तविकता में है उसको प्रेजेंट किया जाए तो फिर सही गलत का मतलब ही नहीं रह जाता है। रचना दीदी नमस्ते। रामदेव भाई हैं नमस्कार भैया। कमलेश पाल भाई हैं राम राम। प्रेम प्रकाश भाई नमस्कार। हमारे प्रेम प्रकाश भाई हैं। ऋषिकांत, त्रिलोकी भाई हैं। दानिश भाई कह रहे हैं गोरे लग रहे हैं। कुछ नहीं है, ये एक्चुअली नया मोबाइल लिया है ना, इसमें इनबिल्ट ब्यूटी पार्लर है, तो उसी वजह से कैमरा इफेक्ट है, तो थोड़ा सा उसका चीज़ें हैं तो लग रहा होगा कि शायद, बाकी स्किन टोन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो मनेंद्र भाई जय भोले की। हाँ, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 225 लोग आ चुके हैं, तो बात शुरू किया जाए। तो पहले तो सभी भाई जितने भी हमारे भाई हैं जो भी आंदोलन में कंटिन्यू भाग ले रहे हैं या जब जब बुलाया गया हर आंदोलन में वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए, उन सबको जो है बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप सभी लोग जो है
अपने अधिकारों के प्रति इतना जागरूक है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे इतने भाई बहन जो हैं ना केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक साथ मिल कर के खड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं हर तरीके से मतलब योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आंदोलन में हो, कोर्ट में हो या ज़मीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनसे मुलाकात करने के लिए हो, हर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। तो आवाज़ तो आ रही होगी ना, सुनील भाई भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण भाई आवाज़ आ रही ना? कोई भी एक लोग कमेंट कर दो, ऐसा तो नहीं हम शुरू कर दें। नरेश भी अब एक जेके भाई नमस्कार, कोई एक लोग कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ क्लियर आ रही नहीं आ रही। अखिलेश भाई हैं, विनय भी हैं, हाँ आ रहे, ठीक ठीक, धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे सभी साथी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं 4 तारीख से, जिस दिन जो है हम लोगों का आंदोलन के लिए हम लोग पूरा इको गार्डन भर रहे थे। तो उस समय आपको याद होगा कि 4 तारीख को 6-7 लोगों को बुलाया गया था। तो उस दिन जो वार्ता हुई है उसका मैं आपको एक बार सार बता दूं, ठीक है? इसको किसी भी तरीके से कोई भाई अन्यथा मत लीजिएगा। जो बातें हुई थी 4 तारीख को, उसमें अकेले मैं नहीं था, अन्य लोग भी थे, सारे लोग जो है के सामने बातें हुई थी। तो जो बातें उस दिन हुई थी पहले मैं आपको वो बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि बहुत सारे भाई संशय में रहते हैं कि वास्तविक बातें हैं क्या, उसके विषय में उनको जानकारी ही नहीं मिल पाती है। तो वो मैं पहले बता दूँ। तो जो 4 तारीख में थी तो हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, 7 बजे के आसपास हुई थी। तो वहाँ पर जो अपर सचिव हैं बेसिक शिक्षा के, दीपक कुमार साहब, सर्वेन विक्रम, इसके अलावा जो है बघेल साहब, ये 4-5 लोग वहाँ पर। तो आयोग रिपोर्ट दी गई जिसमें ये कहा गया कि सर इसको आप देख लीजिए, इसके हिसाब से हम लोगों का रिजर्वेशन वगैरह नहीं दिया गया है, तो आप इसको एक बार जो भी हमारी मांग है उसको पूरी कर दीजिए। तो दीपक कुमार साहब ने उसको पढ़ा और बघेल साहब भी वहाँ पर थे। तो सबसे पहले तो वो ये अधिकारी है ना, ये जिसकी खाते हैं जाहिर सी बात है कि उसी का पक्ष लेंगे। तो उस दिन उन्होंने कहा कि आयोग ने इसमें रिपोर्ट मांगी थी जो कि हम लोग सबमिट कर देंगे। तो फिर वहाँ पर ये हुआ कि सर इसमें आयोग ने 15 दिन में कहा था कि अगर आप जवाब नहीं वो करते हैं तो फाइनल हो जाएगा और आपको आरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर दीपक कुमार और बघेल साहब ने सीधे सीधे ये कह दिया ये हमारे और आयोग के बीच का मामला है, और अगर आयोग ने कोई भी चीज़ मांगी है हमसे, कोई भी डेटा मांगा है तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उस दिन भी सरकार का स्पष्ट ये रुख था कि हम आपको कुछ भी देने के मूड में नहीं है, जो जवाब है वो हम लगा देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा दीपक कुमार ने स्पष्ट रूप से बोला था कि हम मंडे में जवाब लगा देंगे, यानी 4 तारीख में था तो मंडे शायद 2-3 दिन बाद पड़ रहा था, बोले हम लगा देंगे, ये उन्होंने कहा। इसके बाद अन्य जो बातें निकल कर के आए उसमें ये कहा गया कि सर इसमें चूँकि आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अगर वो आकर के सामने ये कह रही है कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो आपको इसके विषय में सोचना चाहिए। तो बघेल साहब ने ये कहा कि देखो ऐसा समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को खुद पता होगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आपके सचिव परिषद हैं बघेल साहब, ये उनकी वर्डिंग है, आप लोग पूछ सकते हैं। तो उन्होंने खुद कहा था कि सीधे सीधे बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ठीक है, लेकिन वो केवल रिकमेंडेशन देगी, उसकी कोई भी रिकमेंडेशन हमारे ऊपर बॉन्ड हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कहने का मतलब है कि उनका ये कहना था कि आयोग की रिपोर्ट मानने के लिए स्टेट किसी भी तरीके से बाध्य नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बघेल साहब ने कहा, ठीक ना। तो जब उन्होंने ऐसा बोल दिया, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जो भी हो सकता है हम निष्कर्ष निकालते हैं। फिर जो हम लोगों ने कहा कि सर अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई तो हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद जो एडिशनल एसपी थे और कोतवाल साहब थे हजरतगंज के, उन्होंने कहा ऐसा करिए, अगर आपका यहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, अगर आपका यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो अभी जो नई भर्ती और बेसिक के लिए जो 4-5 लोगों की जो एक कमेटी बनी है, उसके समक्ष हम आपको बिठा देंगे, आप वहाँ पर अपना ग्रीवांस रेज कर दीजिएगा। ग्रीवांस रेज करने का मतलब है कि अगर आप अपर सचिव बघेल साहब, सर्वेंद्र विक्रम की बातों से संतुष्ट नहीं हैं, अगर यहाँ आपको लगता है कि यहाँ से हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम आपको जो सीनियर ऑफिसर हैं मुकुल सिंघल साहब, वो इस नई भर्ती से रिलेटेड अन्य भी चीज़ों से रिलेटेड मैटर्स के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, तो उनके सामने जो है हम आपको 5 तारीख में बिठा देंगे, आप वहाँ पर इशू रेस कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने, सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि अधिकारियों का तो सीधा सीधा यही फंडा है कि वो हर हाल में ये चाह रहे हैं कि मैटर लिंगर ऑन हो, मैटर बढ़ता जाए, क्योंकि वहाँ पर दीपक कुमार साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि इस समय हम आप अगर उनके अपने शब्दों में कहें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम कुछ भी देने के मूड में नहीं, ठीक है। तो अब चूँकि शासन प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में देखने के बाद विचलित था कि इतनी बड़ी संख्या थी, चंद्रशेखर भाई भी थे हमारे, उनके भी पार्टी के बहुत सारे लोग थे, अन्य पार्टीज़ भी थी, और हम लोगों का तो पूरा जन सैलाब ही था। तो उनको लग रहा था किसी न किसी तरीके से इनको संभालना पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरा लखनऊ जो है उस दिन जान जाता। इसलिए उन्होंने किसी तरीके से मैटर को लिंगर ऑन करने के लिए ये कहा कि ठीक है, हम आपको कमेटी के साथ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनसे भी सीनियर ऑफिसर हैं, उनके सामने हम आपको बिठा देंगे। ये उन्होंने कहा कि ऐसा हम 5 तारीख में ही कर देंगे। 5 तारीख का मतलब है कि 4 तारीख की शाम की ये बातें हो रही, तो 5 तारीख को ही हम आपको वहाँ पर बिठा देंगे, आप सारी बातें उनसे कर लीजिएगा। उनका मतलब सीधा सीधा था कि ताकि जो 6 का हमारा आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हमको किसी भी तरीके से इधर उधर भागना नहीं, अपने मुद्दे पर टिकाए रहना है, चाहे हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता की जाए और चाहे इन सब के साथ मिल करके मंत्री जी या जो भी सब बॉडी हैं वो बेसिक की टॉप मोस्ट, उनके सामने जो है हमारा मुद्दा रखा जाए। ये सारी बात हो करके हम लोग चले आए। तो वहाँ से जो 4 तारीख का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा निकला था कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था कि फ़िलहाल हम आपको देने के लिए कुछ तैयार नहीं, क्योंकि जब वो दीपक कुमार कह रहे हैं, सर्वेंद्र विक्रम कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमको लगाना है हम एनसीबीसी में लगा देंगे, तो अब वहाँ पर बात ये होनी चाहिए थी कि हम आपको क्या दे सकते हैं। हम आपको 27-21% दे सकते हैं, निकाल करके दे सकते हैं, या जितनी सीटें आपकी नुकसान हुआ है उतना दे सकते हैं। मुद्दा तो वहाँ पर हम लोग ये सोच के गए थे कि इस पर बातचीत होगी, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ था। माहौल क्या बिगड़ा हुआ था, उनका सीधा सीधा कहना था कि एनसीबीसी ने जवाब मांगा था रिपोर्ट में, हमने रिपोर्ट लगा दिया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग एनसीबीसी जवाब लगवाने के लिए थोड़ी ना गए थे। वहाँ पर हम लोग जो मिलने गए थे वो इसलिए मिलने गए थे कि एटलीस्ट जो वो रिपोर्ट है उसका कंप्लायंस कर दिया जाए, लेकिन उस पर जो है कोई भी एग्री नहीं हुआ, और हम लोग भी एग्री नहीं हुए कि भाई अगर ऐसा कुछ है। इसके अलावा हाँ, दीपक कुमार ने एक बात और कही, सर्वेंद्र विक्रम साहब ने कही, वो मैं बताना भूला था, उन्होंने ये भी बात भी कही कि जो भी आयोग है या माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, तो जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। ये सारे लोग थे, आप जो भी मैं बात कह रहा हूँ, आप किसी से भी इसका
पूछ सकते हैं कि क्या वहाँ पर ये बात हुई थी कि नहीं थी। तो ये बात कह करके दीपक कुमार शांत हो गए। फिर जो सर्वेंद्र विक्रम साहब थे उन्होंने एक बात जो कही वो थोड़ा सा परेशान करने वाली थी। वो ये थी कि ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग थे, अब किसी से पूछिएगा वो सब बताएंगे आपको कि हाँ ये बातें हुई थी कि नहीं हुई थी। तो सर्वेंद्र विक्रम साहब पहले तो बैठे रहे, फिर जब हम लोगों ने जो अपने प्रत्यावेदन दिया था या आप ये कहिए कि ज्ञापन दिया था उसको पढ़ते हुए बोले कि सर यहाँ पर 4-5 चीज़ें ये हैं। वो ये हैं कि सर एक लोग आते हैं वो कहते हैं सर ये 100 की लिस्ट है, इनको कर दीजिए हम धरना वापस ले लेंगे। दूसरे लोग आते हैं कहते हैं कि सर ये 6000 के सीट हैं, ये कर दीजिए हम धरना वापस कर लेंगे। इसके बाद एक लोग आते हैं वो कहते हैं 27-21% पूरा कर दीजिए, हम धरना वापस ले लेंगे। ये सबके सामने की बात है, कोई हवा में नहीं है। तो ये जो बातें थी ये थोड़ा सा वहाँ पर हम लोगों के निगेटिव चली गई। निगेटिव इसलिए चली गई ना क्योंकि वहाँ जो भी अधिकारी थे उनके मन में क्या एकदम क्लियर कट है कि आप जितनी बार भले वो हमारे भाई न जाते हो या कोई भी गया हो, एटलीस्ट वहाँ पर गया तो तभी तो सर्वेंद्र विक्रम साहब ने ये बात करी कि इन लोगों की अलग अलग मांगे हैं। तो उनको सीधे सीधे ये पता चल गया कि ये जो पिछड़े दलित हैं ये वास्तव में पिछड़े आपस में ही बटे हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक मांग करता है 100 की हम आंदोलन वापस कर लेंगे, एक मांग करता है 6000 की हम आंदोलन वापस कर लेंगे, और एक मांग करता है 27% और 21% हम आंदोलन वापस ले लेंगे। ये वहाँ पर कहा गया है। हम लोग 7 लोग थे, 7 लोगों में से कंफर्म कर लीजिएगा किसी से भी कि क्या बात यहाँ वहाँ पर सर्वेंद्र विक्रम साहब ने ये कही थी कि नहीं कही थी, ठीक ना। ये बात जब उन्होंने कहा उसके बाद हमने कहा तो सब लोगों ने उसको पूरी सिरे से डिनाई किया कि भाई ऐसा नहीं है सर, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो जितनी भी हमारी सीटों का नुकसान हुआ है वो पूरा कर दिया जाए, ठीक है, और इसके अलावा हमको कुछ मंजूर नहीं है। ये कह कर के फिर दीपक कुमार साहब ज़्यादा बात नहीं किए। वो बोले कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुपालन में जो है हम आगे कोर्ट कार्रवाई को प्रोसीड करेंगे। ये कह करके चूँकि अगर विजय भाई ने बोल दिया था कि हम लोग कोर्ट में है नहीं तो हमसे मतलब नहीं, तो ये लोग बाहर निकल गए। लेकिन हम और लोहा थे, तो फिर हम और लोहा ने पूरी अपनी कोर्ट वाली जो भी चीज़ें थी वो लोहा के सामने और हम दोनों लोगों ने पूरा जो भी चीज़ें थी वो मैंने वहाँ पर रख दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर अभी वार्ता कर रहे थे, जो आप बता रहे हो हम लोग उन्हीं बातों पर वार्ता कर रहे थे, तो आपकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको जो है हम लोग पूरा करेंगे। ये कह करके हम लोग अपना फाइनल बाहर निकल आए। निकलने के बाद चूँकि प्रशासन को पता था कि 6 का आंदोलन बड़ा होने वाला है, इसलिए वो किसी तरीके से मैटर को शांत करना चाह रहे थे, तो लेकिन शांत नहीं हुआ। फिर 6 तारीख का जो आंदोलन हुआ वो बहुत भीषण हुआ। वहाँ पर हम अब देखिए 4 तारीख को 2 चीज़ें आपको नोट करके रखनी हुई हैं। इसमें मैं किसी को गलत नहीं ठहराता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें हुई वो थोड़ा सा दिक्कत हुई कि जब 4 तारीख को मुकुल सिंघल के सामने वो बिठाने के लिए बात कर रहे थे और हम लोग नहीं माने। हम लोगों ने कहा या तो डायरेक्ट हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से आज नहीं हो सके तो 2 दिन बाद करा ली जाए, लेकिन हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। फिर 6 तारीख का आंदोलन शुरू हुआ। वार्ता के लिए जो हमारा पूरा प्रशासन शासन लगा हुआ था, तो उस दिन भी ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिना वार्ता करे हम लोग वापस नहीं जाएंगे। उसके बावजूद पता नहीं क्या सोच करके अधिकारियों से कमेटी पता नहीं क्या क्या करवा लिया। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान में जिस सरकार आपको कुछ भी देने नहीं जा रही है, ठीक ना। मैं आज भी मिल करके आया हूँ, आज भी दीपक कुमार ने ये बोला है। मैं आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूँ कि आज भी दीपक कुमार ने बोला है कि मुझे जो कुछ आयोग को बोलना है मैंने आयोग में दे दिया, जो कुछ कोर्ट में करना है वो हम एजी को अभी फ़ोन किए दे रहे हैं, ठीक ना। हमारे सामने की बात, अभी एजी को फ़ोन किए दे रहे हैं और आपका मैटर जल्द से जल्द निपटने जा रहा है। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आंदोलन भी ज़रूरी है, कोर्ट में पैरवी भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें। कोर्ट में कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो हम लोग उन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हो गई। थोड़ी 1-2 चीज़ें हैं
वो हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बार जब हम लोग गए, हम थे, रामविलास थे, 2 लोग थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि 2 लोगों का पास बन जाए, लेकिन वहाँ से दीपक कुमार साहब ने कहा कि नहीं, 1 लोग ही काफ़ी हैं, 1 लोग को आप बुला लीजिए, हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पर जो भी हमारा ज्ञापन था उसको पूरा उन्होंने पढ़ा, सारी चीज़ें देखी, और आज डीजी मैम भी थी, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम अब नहीं चाह रहे हैं कि ये मुद्दा ज़्यादा लटके, क्योंकि आंदोलन आपका संवैधानिक अधिकार है, आप करिए, हमको कोई आपत्ति थोड़ी ना है। आप 2 महीने कर रहे हैं, 4 महीने करिए, हमको उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे बच्चों के समान हैं। तो हमने कहा कि सर आप भी गार्जियन के तरीके से हैं, तो अब सर हम लोगों को इसको किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करवा करके कर दिया जाए, ठीक ना। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि डीजी मैम भी थी, उनको पहली बार ऐसा हुआ कि जो ज्ञापन मैं लेकर के गया था उसको उन्होंने बाकायदा पूरा पढ़ा और सिग्नेचर करके वेरीफाई करके सामने ही मैम को दिया कि इस मुद्दे को आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करिए। कैसे करना है, चाहे कोर्ट से करिए, चाहे बाहर करिए, कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही, ठीक ना, कि जो भी जवाब हमको लगाना था वो हमने लगा दिया, चाहे आयोग में हो। उन्होंने कहा कि हमने वो रिपोर्ट का जो रिप्लाई था वो भिजवा दिया, ठीक ना। ये कह करके उन्होंने वो जो हमारा ज्ञापन था वो मैम को दे दिया कि भाई इसको करवाइए, ये बच्चे हैं, परेशान हैं, और हम अब किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि लटके, क्योंकि अगर लटकेगा तो उसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो हमने कहा सर बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप हमारा किसी भी तरीके से, चाहे कोर्ट में चाहे कोर्ट के बाहर, एटलीस्ट हम लोगों का राइट जो है वो हम लोगों को मिल जाना चाहिए। ये कह करके सारी बातें पूरी हो गई, ठीक ना। तो इतनी बातें ये हुई थी पूरा। आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इंद्रेश चौधरी भाई भी जुड़ गए हैं, इन्हीं के माध्यम से आज जो इन्हीं के विधायक जी थे उन्हीं के माध्यम से हम लोग मिल पाए थे। हालांकि 2 लोगों की बात हुई थी, लेकिन अकेले ही मिल पाए। तो मोटा मोटा आपको मैं इतना बता दूं कि जो पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, लेकिन स्थिति ये है कि सरकार आपको इतनी आसानी से कुछ भी नहीं देने जा रही है। सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। जो टाइम बॉर्ड है बताया गया है कि हाँ 10 दिन में कमेटी निर्णय दे देगी, 15 दिन में दे देगी, इस पर भी हमने सर से कहा कि सर आप क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ 2-4 दिन में हम लोगों का निराकरण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी डेडलाइन आपको नहीं दे सकता कि इतने दिन में ही आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया हमसे। तो हमने कहा सर क्या ऐसा है कि सर हम लोगों को कोई कमेटी बन करके कोई डिसीजन स्टेट की तरफ से लिया जाएगा? उन्होंने कहा जो भी मुझे भेजना था मैंने भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए, लेकिन अब मैं ये डेडलाइन आपको नहीं दे सकता कि हाँ कब तक पूरा हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है जो आज का अपर सचिव साहब का है, देखिए एक बात आपको ये नोटिस करनी पड़ेगी कि जो भी विभाग है उस विभाग का मुखिया जो कहता है वही शासन करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, दूसरा जो विभाग है जिसके पास उस विभाग का चार्ज नहीं है वो किसी भी दशा में दूसरे के विभाग में इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो अगर यदि आप ये सोच रहे हो कि मुकुल सिंघल साहब या कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके हितों को लेकर के बात करेगा तो कोई नहीं करेगा, ठीक ना। हमारे पास जो बेसिक में जो 4 मेन अधिकारी हैं वो अपर सचिव साहब हैं, दीपक कुमार जो आवास विकास के थे लेकिन इस समय चार्ज में हैं, तो पूरी पावर उनकी है। दूसरी डीजी मैम हैं, तीसरे सर्वेंद्र विक्रम हैं जो डायरेक्टर साहब हैं, और चौथे सचिव परिषद बघेल साहब हैं। 4 लोग ये हो गए, 1 लोग मुकुल सिंघल साहब हो गए, ठीक ना। तो कहने का मतलब है इसमें भी किसी एक का डिसीजन नहीं रहेगा, केवल 2 लोग करेंगे और एक बंदा करेगा, वो है दीपक कुमार और दूसरे बघेल साहब, ठीक ना। ये 2 लोग जो चाहेंगे वही होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 4 तारीख को जिस तरीके से बघेल साहब ने मैनिपुलेट किया, कहा कि आज भी वो बात निकल कर आई कि 90 से 96 वालों को आप किसमें रखोगे। आज भी उन्होंने बोला कि जो 90 से 96 ATRE में पाए हैं, आप लोग कह रहे हो रिजर्वेशन घोटाला हुआ, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 90 से 96 वालों को आप किस में रखोगे।
तो हमने कहा सर हमारे रखने से थोड़ी ना होगा, जो आपकी स्टेट की गाइडलाइन कह रही है, जो आपकी 1994 नियमावली कह रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर कह रहे हैं, आप उस हिसाब से उनको रखोगे, हमारे कहने के हिसाब से थोड़ी ना रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो हमने कहा सर बस यही है कि स्टेट की गाइडलाइन ये स्पष्ट कहती है कि कोई भी आरक्षित कैटेगरी का व्यक्ति अगर जनरल के बराबर या अनारक्षित के बराबर अगर अपना कट ऑफ है तो अनारक्षित में ही रहेगा, भले ही उसने एज या अन्य किसी चीज़ में छूट ले रखा होगा। और इस गाइडलाइन को जो है अपहोल्ड कर रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितेंद्र सिंह एंड अदर्स में, जो 2010 का है और सेटल्ड लॉ है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो कहीं ठीक है, आप ऐसा सोचते हो तो ठीक है, लेकिन जो बघेल साहब की बातें हैं उनसे मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। इत्तेफाक रखने का मतलब ये है कि बघेल साहब उनको जो बता रहे हैं वही वो सच मान रहे हैं, ठीक ना। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि स्टेट ना केवल मंत्री, ना केवल बल्कि जो अधिकारी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि जो हुआ है वो सही हुआ है। ये लोग केवल और केवल फर्जी में हो हल्ला मचाएं, या मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट मैं बता दे रहा हूँ और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो केवल अधिकारी और मंत्री और ये सब मिलकर के केवल टाइम काट रहे हैं। टाइम काटने का मतलब ये है कि किसी तरीके से चुनाव निपटे और फिर हम लोग इनको निपटाते हैं। इनको निपटाने का मतलब हम लोगों को निपटा दें। तो हमारा लोगों का प्रयास ये है कि कहीं से कोई गंदगी अब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वकील के चैम्बर्स में हो चाहे आंदोलन में हो, क्योंकि जितना गंदगी होगी उतना ही दिक्कतें पैदा होंगी, ठीक ना। तो आंदोलन करिए, जम के करिए, हम लोग भी हैं साथ में, जहाँ पर कहा जा रहा है हर जगह हम लोग खड़े हैं, लेकिन कोर्ट में भी किसी भी तरीके से बीच में दिक्कतें हुई वो अब नहीं होनी चाहिए। अगर आपका नेतागिरी करना, कुछ भी करना, उसके लिए बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जो 14 नवंबर तक की जो चीज़ें हैं उस बीच में हम लोगों को हर हाल में डिसाइड करवा लेना है। तो हमको पूरा प्रेशर कोर्ट से भी बनाना पड़ेगा, आंदोलन से भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप मान के चलिए अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आपको टहला भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब परसों अगर समायोजन आपका कर दें तो अलग बात है, लेकिन आज की जो मैं आज का बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, जिनके माध्यम से मैं वहाँ पर एक दो लोग और हैं, मैं नाम नहीं ले सकता है क्योंकि वो चीज़ें फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उनके सामने ही बातें हुई हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया देखिए, इनका उद्देश्य किसी तरीके से मैटर खींचे, कि किसी तरीके से हम इनको टहला भरते हैं, इसीलिए वो आपको कभी 10 दिन कहते हैं, कभी 15 दिन कहते हैं, कभी महीने भर कहते हैं। तो जो भी करना है ये एकदम आपका पीक पॉइंट चल रहा है। पीक पॉइंट का मतलब है कि पीक पॉइंट मतलब शिखर पर हैं आप अपने संघर्ष के और अपने इस मुद्दे के निस्तारण के लिए, चाहे वो कोर्ट से हो चाहे वो ज़मीनी स्तर से हो। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, चाहे तो इसमें लड़ लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, ठीक ना। तो किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई दिक्कत पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भास्कर चाहते हैं कि कोर्ट से हो, या कोई चाहते हैं कि आंदोलन से ना हो। अरे भाई मैं क्यों चाहूँगा, मैं तो खुद हर आंदोलन में रहा हूँ, हर जगह आह्वान किया है। जब लोग नहीं आ रहे थे तब भी हमारी बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा कि भाई आप एक बार जितने लोग हों कोर्ट में या जो भी आपके साथ हैं सबका आह्वान किया। मैंने खुले मंच से किया, इको गार्डन में मैं 3-4 दिन रुका, ठीक ना। तो सारी चीज़ें हैं, उसको जो लोग हमारे भाई हैं वो सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ उतना उद्देश्य है कि अब जो इस समय ये टाइम है उसको किसी भी तरीके से जाया नहीं होने देना है, चाहे कोर्ट से हो चाहे आंदोलन से हो, ठीक ना। तो दोनों चीज़ें हैं, चाहे आप ज़मीनी स्तर से हमको 27-21 मिल जाता है वो भी ठीक है, अगर कोर्ट से मिल जाता है तो वो भी बेटर है, कहीं से भी उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ भाई सोच रहे हो कि ये देखो फिर कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती भी अब एक रहस्यमयी तरीके की हो गई है। इसमें कई तरीके के लोग आ गए हैं। एक वो लोग आ गए हैं जो 100 की लिस्ट लेकर के घूमते हैं, जैसे सरविंद विक्रम साहब ने कहा कि भाई 100 का हो जाए बाकी भाड़ में जाए। तो जिसका जहाँ पर लोकस हो रहा है,
जिसका जितने में हो रहा है उतना वो चाह रहा है कि मिल जाए और बाकी हो चाहे ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोग जो हमारे भाई हैं हो जाए ठीक है, अच्छी बात है। उनमें से कुछ चाहते हैं कि भाई 6,000 मिल जाए, उसमें हमारा हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि 6,000 में हमारा हो गया, बाकी भाड़ में जाए। तो वो अलग चीज़ है। इसी तरीके से जो कहीं पर याची हैं वो चाहते हैं कि कोर्ट में जो याची करता है उनको मिल जाए, ठीक ना। और जो 61, 62, 63 गुणांक वाले हैं वो सोच रहे हैं कि 27 और 21 का हो जाए, फिर बाकी कुछ हो चाहे न हो। और एक चौथा तबका भी अब आ गया है, वो ये है जो कहीं याची नहीं बना है, वो अब ये चाहता है कि आंदोलन से हो जाए और हमको कहीं कुछ ना करना पड़े। और वो भी घर बैठ के कहता है कि इसीलिए वो हमारी बुराई कर सकता है या टीम के अन्य मेंबर्स की कर सकता है। तो अब ऐसा संभव नहीं है कि जिसको जो जैसा चाहे वैसा ही चीज़ें हो जाए, ठीक ना। और जिस दिन आंदोलन था उस दिन थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों के साथ हुई। उस दिन जो भी लोग थे थोड़ा सा गलत किए। गलत इसलिए किए कि जब हम लोग 4 तारीख को ही अधिकारियों से जब वार्ता हुई थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि अधिकारी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। उसके बावजूद भी 6 तारीख को हज़ारों की भीड़ का जिस तरीके से यूज़ अच्छे से नहीं हो पाया वो थोड़ा सा दुखद था। जब हम एडिशनल एसपी साहब आए, जिसमें मैं था, अमरेंद्र था, विजय थे और 4-5 लोग थे, ये हुआ कि उन्होंने भी फिर कहा कि ठीक है मैं आपको मुकुल सिंघल जो सीनियर हैं उनके सामने बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वहाँ पर हमने ही सबसे पहले अपोज किया था कि मुझे किसी भी तरीके से इन अधिकारियों से वार्ता जो 4 तारीख को चूँकि मिल चुके थे तो उनका हमको स्टैंड एकदम क्लियर हो गया था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। ये एकदम स्टैंड क्लियर था उनका। उसके बावजूद फिर 6 को अधिकारियों से वार्ता के लिए मान जाना अपने आप में बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुखद था। हम लोग, हमारे सामने की बात थी जब उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं फ़ोन करके पता करता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिल जाएंगे तो उनसे वार्ता करवा दी जाएगी। क्योंकि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था और वो ये था कि हमारी एक मुलाकात सिर्फ इतनी सी हो जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ जाए वहीं पर सचिव परिषद बैठ जाए अपना डेटा लेकर के और बस 5 मिनट की हमारी मुलाकात करवा दीजिए। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे भगा दीजिएगा मुख्यमंत्री साहब, अगर ये गलत हैं तो इनको ऑन स्पॉट जो है सस्पेंड कर दीजिएगा। यही तो हमने कहा था कि भाई अगर मैं कहीं से अगर मेरी बात की ये लोग काट देते हैं तो मैं आपको दोबारा नहीं शक्ल दिखाऊंगा, ठीक ना। तो वहाँ पर उन्होंने कहा ठीक है जो है हम बात करते हैं। बात करके हम लोग इधर चले आए, ठीक ना। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि क्यों अधिकारियों के उस पर मान गए, वो खैर क्या स्ट्रेटजी रही होगी वो मुझसे शेयर नहीं की गई, तो खैर उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन उस दिन जब मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी तो एटलीस्ट मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात पर के आश्वासन पर ही मानना चाहिए था, बाकी किसी अन्य के आश्वासन पर नहीं मानना चाहिए था। वो भी जो हुआ वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करने वाली चीज़ें रहीं, तो वो थोड़ा सा गलत हुआ। वहाँ पर मुख्यमंत्री भले 2 दिन बाद मिलते, 3 दिन बाद मिलते, 4 दिन बाद मिलते, 1 हफ्ते बाद मिलते तो, लेकिन वहाँ पर जो ये आश्वासन मिल गया कि अधिकारियों से मिलिए वो आपको कुछ करेंगे, वो थोड़ा सा दिक्कत कर गया, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे थे कि शायद 6 के आंदोलन के बाद कुछ सरकार का अधिकारियों का जो रुख है वो नरम पड़ा हो। तो जो नरम आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं धरातल पर या सोशल मीडिया का पर मंत्री का बयान हो या कुछ भी हो, तो आप समझ लीजिए कि उनका बयान वो मुंह में ज़रूर थोड़ा सा लगाम लगी है, लेकिन आज भी वो आपके पीठ पर खंजर भोंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि इनको इतनी आसानी से हम लोग नहीं देंगे। पूरी चाहे जुडिशरी हो चाहे ये लोग हों, सब में नीचे से ऊपर तक सब वही भरे हुए हैं, ठीक ना। तो आप इनकी बातों पर भरोसा करके मत सोचिए कि ये आपको भी कुछ देने जा रहे हैं। आज की डेट में कुछ भी ये देने के मूड में नहीं है आपको, ये बिल्कुल सत्य मान लीजिए। क्योंकि अगर उनको देने के मूड में होते
तो आज वो ये हमसे न कहते कि ठीक है हम इसको जो भी रिपोर्ट है वो हमने भिजवा दी थी और कोर्ट में भी हम सारी चीज़ों को फाइनल करवा रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो जो भाई अभी समझ रहे हैं कि सरकार आपके लिए ऐसा कर रही वैसा कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार केवल टाइम पास कर रही है, ठीक ना। और यही सारी बातें हैं। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए, हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हैं आज धरातल में, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। फ़िलहाल सरकार आपको कुछ नहीं देने जा रही है, ठीक ना। अगर 6 तारीख को हम लोग इस मुख्यमंत्री की से मुलाकात पर अड़े होते और वो मुलाकात इन अधिकारियों के सामने होती, इन अधिकारियों को ले करके होती, तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत बड़ी क्या किए गलत किए वो कहना उचित नहीं है। शायद कुछ गलती रही हो या कोई स्ट्रेटजी रही हो, इसके विषय में ज़्यादा कहना उचित नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो हमारे भाई हैं उनका, और कोर्ट में तो सारी चीज़ें केवल अभी बेंच नॉमिनेशन बचा है, तो बेंच नॉमिनेशन के लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन डाल देंगे। बाकी जो करेक्शन था वो देर से पड़ा, वहाँ पर बहुत भारी बदतमीजी की गई हमारे तो काउंसिल के द्वारा। और वो बदतमीजी किसके कहने पे की वो अलग बात है, लेकिन वो बदतमीजी हुई क्योंकि अगर करेक्शन एप्लीकेशन उस दिन इरशाद साहब की बेंच में होती तो 110% मैटर निपट जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। निपट अगर नहीं जाता तो रिकॉल तो डिसमिस हो ही जाती, और रिकॉल डिसमिस होने के बाद मैटर रिलीज हो जाता तो किसी भी कोर्ट में लग करके आराम से हो जाता। लेकिन वहाँ पर किसी के बहकाव में आकर के या आपसी खुन्नस के कारण करेक्शन एप्लीकेशन नहीं फाइल हुई और उसका भयानक परिणाम हम लोगों के सामने था। लेकिन अब फाइल हो गई तो वो भी आज पुट ऑन रिकॉर्ड हो गई है, ठीक ना। तो उसी रिकॉर्ड के साथ में आ जाएगी पहली चीज़, ठीक ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बेंच नॉमिनेशन करना पड़ेगा। बेंच नॉमिनेशन इसलिए करना है क्योंकि चूँकि टाइड अप मैटर था रिकॉल के लिए इरशाद साहब की कोर्ट में, ठीक है। तो टाइड अप मैटर होने के कारण अब वो 3 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। तो 3 महीने की छुट्टी पर जब चले गए हैं, इसके कारण जो है किसी दूसरी बेंच में मैटर जाएगा, ठीक ना। तो वो चूँकि टाइड अप है तो वो सीजे के यहाँ एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, या जो भी टॉप सीनियर जज होंगे या एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे उनके यहाँ जाएगी, फिर वो नॉमिनेट कर देंगे और अपने लोगों की सुनवाई हो जाएगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिलने के लिए बात थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा सनकी है, फलाना है, ढमाका है, उससे हम लोग मिल करके क्या करेंगे, अधिकारियों से काम चला लेंगे। तो आप बिल्कुल नोट करके देख लीजिए। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, ये मैं इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ भाई कहते हैं कि अधिकारियों से हम काम करवा लेंगे या ये करवा लेंगे, फलाना करवा। तो अधिकारी क्या, जो भी अधिकारी हैं वो सारी चीज़ें बना के भेज देंगे, लेकिन क्या बिना बाबा के, बिना मंत्री के ऐसा पॉसिबल है कि कोई अधिकारी अपने घर से कर देगा? अगर आपको शायद ये जानकर के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है इस समय कि जो भी कार्य होता है उसमें डायरेक्ट बाबा का इंटरफेरेंस रहता है। छोटी सी छोटी बात अगर है उसमें भी बाबा का इंटरफेरेंस रहता है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए, या बिल्कुल अपने कहीं से भी अगर आपके दिमाग में भी बात है कि बिना बाबा की सहमति के या बिना मंत्री की सहमति के अगर आप अधिकारियों से कुछ करवा लोगे तो आपसे मतलब ये तो बहुत बौद्धिक क्षमता कम होने वाली बात हो जाएगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसमें बाबा ही हर काम करता है। और आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी 20,000 सीटें हैं और 20,000 सीटें आप अधिकारियों से ले लोगे? आपको बाबा के सामने बैठना ही पड़ेगा, और अकेले आप बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है ना कि आप जब मंत्री के साथ, आप जब अधिकारियों के सामने बैठोगे तो अधिकारी कहेगा हमने रिपोर्ट भेज दी, हमने काउंटर लगा दिया। बाबा के सामने जब आप अकेले बैठोगे
तो वो ये कहेगा कि इतनी सीटें 31,000 समथिंग तुमको मिल गई और तुमको क्या चाहिए। और यही बात अधिकारी वहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे, वो अपने हिसाब से तथ्यों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक ना, प्रस्तुत करने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने को सेफ करके उसके सामने बात करता है। तो जब हमारी वार्ता जैसा मैंने कहा था 6 तारीख को कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी वार्ता मुख्यमंत्री के सामने हो, पहली चीज़, और उस वार्ता में बघेल साहब भी हों जो पूरा भर्ती का मैटर देख रहे हैं। तो अगर बघेल साहब भर्ती का मैटर देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के सामने वो हमको निरुत्तर कर देते हैं, हमारी बोलती बंद कर देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री खुद समझ जाएंगे कौन सही कौन गलत है। लेकिन अगर हम बघेल साहब की बोलती बंद कर दे रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी है कि उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। तो सबसे गलत काम ये हो रहा है कि हम अधिकारियों से जब मिलते हैं तो अलग बात वो करते हैं, जब वही अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं तो अलग भेजते हैं। तो वो अपने को सेव करके कह रहे हैं, जो वास्तविक तथ्य हैं वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जब आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपको मैं एक बात बता दूंगा, ठीक ना, और वो ये है कि बिना मंत्री का मतलब माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारियों के सामने बैठ करके जब तक तथ्यों को नहीं रखा जाएगा तब तक अधिकारी आपको अलग गुमराह करेंगे और मुख्यमंत्री अलग गुमराह करेंगे। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो इसलिए पीछे अगर इन फ्यूचर आगे कभी बड़ा आंदोलन होता है, क्योंकि 4 लोगों के 10 लोगों के 20 लोगों के बैठने से सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी, खासकर तब जब आप इको गार्डन जैसे 3 किलोमीटर रेडियस वाले में बैठे हो जिसमें लाखों लोग आ जाएँ, तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आगे बड़ा आंदोलन कोई होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा सजेशन भर है, लोग माने ना माने वो नहीं, जब तक मुख्यमंत्री और बघेल साहब दोनों लोगों के सामने बैठ करके वार्ता नहीं होगी तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस बार उन्होंने 15 दिन 20 दिन का लॉलीपॉप फेंक करके आपका 1 महीना ख़त्म किया है, आने वाले समय में वो 2 महीना ख़त्म कर देंगे, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। क्योंकि हमारे आपके सामने अधिकारी कुछ बात करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि क्या हो रहा है, पुलिस वाले इसलिए बात करते हैं कि उनको अलग डर रहता है, ठीक ना, कि ये ऐसा ना हो कि हमारी व्यवस्था गड़बड़ कर दें, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक ना। तो इसलिए वो आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, बाकी तो पीछे तो वो इतना ही कर रहे हैं ना कि आपको अलग टरका देते हैं, उनको अलग टरका देते हैं। एक बात आप जान लीजिए, मैंने चाहे जुडिशरी हो और चाहे ये आपकी नौकरशाही हो, बहुत क्लोजली देखा है, और इतना क्लोजली देखा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसका सार मुझे बिल्कुल पता रहता। मैंने 4 तारीख को ये सब कुछ बता दिया था, जब उसने पूरा एकदम अवॉइड कर दिया था तभी मैं समझ गया था, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन अब समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो हमें किसी भी दशा में जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे भाई हैं, करना भी चाहिए अपने अधिकारों के लिए। हम लोग भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमेशा खड़े दिखाई देंगे, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन जो उसके चक्कर में कोर्ट में थोड़ा सा जब ज़रूरत से ज़्यादा उंगली करने की कोशिश की गई है, वो मेरा निवेदन है कि उसमें उंगली ना करें तो बेहतर ही होगा। क्योंकि जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बाहर से मिला तो बाहर ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक डंडा दोनों तरफ से नहीं पड़ेगा इस सरकार के ऊपर, तब तक कोई मानने वाला नहीं है। तो अगर आंदोलन होगा तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तभी न्याय मिलेगा जब बाबा के सामने बघेल साहब बैठेंगे, तभी हो सकता है कुछ, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पर बघेल अपने हिसाब से डील कर लेता है, क्योंकि वो सत्ता में है और आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जब बेसिक का पूरा अमला
और बाबा जी दोनों लोग बैठेंगे ना, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। बाबा भी ग्रेजुएट हैं साइंस स्ट्रीम से, तो अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो अगर आंदोलन होता है तो उसमें इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि जो है ये लोग ज़रूर रहें, मुख्यमंत्री रहे और बघेल रहें, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर हमारे बातों का जवाब बना तो बघेल के पास रहेगा, और अगर बघेल चुप होगा तो मुख्यमंत्री अपने आप समझ जाएगा कि क्या इनको करना है क्या नहीं करना, इनकी मांग जायज़ है कि नाजायज़ है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कहते कुछ, हमारे सामने अधिकारी कुछ कहते हैं और वही फीडबैक दूसरा अलग देते हैं जा कर के। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप बहुत आप ये समझने की कोशिश करिए कि दोनों तरफ से ऐसे लोग हैं जो वो केवल टहलाने वाली बात करते हैं, तो वैसा हम लोगों को काम नहीं करना है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बात ही बिल्कुल फाइनल में आपको अपना कंटेंशन दे दूं कि जब तक बाबा और बेबी यानी बाबा और डी और जो भी नए हमारे नियुक्त हुई हैं उनके जाने के बाद, और बाकी जो बघेल साहब हैं, इनके सामने बैठ करके जब तक बाबा की वार्ता नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अधिकारियों से मिल के ले लेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि हम सर्वेंद्र विक्रम से मिल के ले लेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि हम दीपक कुमार से मिल के ले लेंगे, भैया कुछ नहीं मिलना है, बिल्कुल आप भूल जाइए, ठीक ना। बड़ा ज़बरदस्त जो है अगर आंदोलन हो और गलती हुई 6 तारीख को, और जब तक मुख्यमंत्री के सामने नहीं बिठा जाएगा आप बिल्कुल भूल जाइए कि चीज़ें आपको कुछ बाहर से मिलना है। बाकी कोर्ट में तो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो खैर उसमें तो हम लोग करके दिखाएंगे। कुछ दिक्कतें आई, अभी हमारा लोगों का दुर्भाग्य ही रहा कि जब दिसंबर में कंटिन्यू 1 हफ्ता हेयरिंग हुई तो कोविड की सेकेंड वेव आ गई, हम लोग सामने दिक्कत हो गई। फिर जब मार्च में हुआ तो बेंच चेंज हो गई, फिर राजन राय साहब ने जब ऑर्डर किया उसके बाद तुरंत जो है कोर्ट बंद हो गई। तो ये सब इसमें हमारा लोगों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, या कुछ और नहीं कहेंगे। इसके अलावा जब अभी इरशाद साहब के यहाँ हुआ तो उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक ना। तो अब इसमें शायद हो सकता है हमारे नेताओं में से ही कोई पनौती हो, कौन पनौती है भगवान जाने, ठीक ना। तो अब मतलब एक तरीके से समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोग एकदम पास पहुँच करके फिर बैक हो जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में यही हुआ कि एकदम फाइनल होने जा रहा था, फिर दिक्कत हो गई। फिर मार्च में चौहान साहब के बेंच में एकदम फाइनल होने जा रहा था, फिर दिक्कत हो गई थी। फिर राजन राय साहब के यहाँ एकदम निपट गया था और फिर दिक्कत हो गई। और फिर इस बार इरशाद साहब के साथ फाइनल होने जा रहा था, तो क्या करें, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों के साथ हुई, लेकिन अन्य बातें हैं जो मैंने रख दिया है। हम लोग ज़मीनी स्तर से भी काम कर रहे हैं, गांव-गांव शहर से हमारे भाई साहब लोग पोस्टर वगैरह सब कुछ हैं, सारी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो हर जगह करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ होता है तो आप ये मान के चलिए जब तक बघेल और मुख्यमंत्री एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक जो है अलग अलग फीडबैक मंत्री को दिए जाएंगे, अलग अलग फीडबैक मंत्री उनको देगा, माननीय मुख्यमंत्री को अलग अलग फीड अधिकारी देते जाएंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब आप लोग कमेंट्स हम ले लेते हैं, अगर कुछ छूट रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा। आ रहा है, अभी 2 मिनट में आ रहा है। तो 1 सेकंड, कमेंट्स आप लोगों को ले रहे हैं। क्या है, रुचि रजौरिया कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अब हमको पता नहीं था कि आपको जो है भविष्य भी दिखाई देता है। तो अगर आपको भविष्य दिखाई देता है तो आप ये भी बता दीजिए ना कि आंदोलन से कब नौकरी मिल रही है, या सिंगल हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने पर नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अगर आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से नौकरी, अगर आपको ये पता है मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो आपको ये भी पता होगा कि हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आप बता दीजिए कि नौकरी मिल जाएगी तो हम लोग फिर तब तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। और ये केवल आप किसी चीज़ को एज्यूम करके मत कहिए कि कोई कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा तो आप मान लीजिए।
ठीक ना। आप यहाँ तो गारंटी मनुष्य की नहीं है कि वो सीतापुर से चल के लखनऊ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अभी MRC वाला ऑर्डर हुआ है भंडारी साहब की कोर्ट से, इलाहाबाद से, ठीक ना। उसमें डबल बेंच से ही जिन लोगों को करना था कर दिया है, ठीक ना। तो हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है कहाँ से क्या होगा, और आपको भी पता है कि अगर 3 महीने में नहीं ले पाए तो आप अगले 5 साल 10 साल नहीं ले पाओगे, ठीक ना। अभी चुनाव है, इस वजह से सरकार आंदोलन के कारण थोड़ा सा दबाव में है, तो आपकी बात सुन रही है, ठीक ना। तो आप किसी भी बात को कम उस तरीके से मत रिप्रेजेंट करिए कि जो आपके दिमाग में भर दिया गया है, ठीक ना। और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने फिर बता दिया कि आप लोग फिर वही चीज़ है ना कि फिर आपको लगता है कि भास्कर थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं, ठीक ना। आपको लगता है कि वहाँ मीटिंग करके आ गए और अभी सबको न्यूज़ पता छप गया, और जबकि हकीकत ये है कि जिस तारीख में चीज़ें शुरू हुई थी आज वहीं पर है, सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है, ठीक ना। और जो कह रहे हैं कि अभी सरकार दिए दे रही, कुछ नहीं देने जा रही, कान खोल के सुनिए आप लोग, ठीक ना। जो आपको लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट, DP जाएगा, सिंगल बेंच जाएगा, आज की अपडेट ये है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके मुद्दे पर, केवल टहला भर रही है। और आपको लगता है कि वो नौकरी देने जा रही है, केवल आप सुन लो एक कान से और समझ लो कि वो फलाने कह दिए कि अभी नौकरी मिल जाएगी, मिल जाएगी, और जबकि कुछ नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में अधिकारियों के सामने एकदम क्लियर कट दीपक कुमार बोले कि जो रिपोर्ट थी हमने भेज दिया है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे, और जो आपको लगता है वो कर लीजिए, बात खत्म हो गई, ठीक ना। आपने अपनी बात करी, हमने अपनी बात करी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये मत कहिए कि कहाँ तक कौन सा केस जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये मत बताइए हमको, ठीक है। इन सब का टाइम नहीं है, जो जहाँ से जैसे भी प्रयास कर रहा है उसको प्रयास करने दीजिए, चाहे हम कर रहे हैं, चाहे आंदोलन वाले कर रहे हैं। और कहाँ से नौकरी मिल जाएगी ये किसी को नहीं पता। एक सेकंड जरा वाईफाई कनेक्ट कर लें, नेट खत्म। तो गारंटी किसी की नहीं, ठीक ना। तो आप लोग ये मत कहिए कि कोर्ट से 10 सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फलाना कोर्ट जाएगा, ठीक ना। तो गारंटी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई आंदोलन से कह रहा कि हम आंदोलन से गारंटेड नौकरी दिलवा देंगे, तो ये चीज़ जो है आप आज की डेट में देख रहे हो कि आज की डेट में सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठीक ना। तो दोनों तरफ से दबाव बनाना है, चाहे आंदोलन हो और चाहे कोर्ट हो, तभी ये सरकार मानेगी। अदरवाइज आज की डेट में यह है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और जिन लोगों को भ्रम है कि सरकार अभी दिए दे रही, कुछ नहीं दे रही है, या बिल्कुल भूल जाइए। 2011 वाले में जो 24 फरवरी वाले थोड़ा सा लेट हो गए थे, उनको तो दिया नहीं था, इनको कहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फलाना जाएगा, धमाका जाएगा, उससे नहीं मतलब है, ठीक ना। आप भी 4 साल तैयारी किए थे, तो ये सब समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। मुकेश गौतम कह रहे हैं कि इस भर्ती में 62-63 वालों को नौकरी कैसे मिलेगी। एक बात आपको मैं बता दूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। हो सकता इनको ऐसा लग रहा हो कि ये हाई गुणांक है, ठीक ना। तो पहले तो अपने कान और दिमाग से बात बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिमूव कर दो कि कोई भी कम गुणांक वाला है, ठीक ना। क्योंकि जितने भी लोग हैं बचे वो सब कम गुणांक वाले हैं। अच्छा, अगर मान लिया किसी का 65 गुणांक है और किसी का 63 गुणांक है, दोनों में क्या अंतर है? तुम भी टहल रहे हो, वो भी टहल रहा है, ठीक है। तो जब दोनों लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए तो तुमको ये तुम्हारा ये मतलब ये दिमाग में भूसा भरा है क्या है, मतलब कैसे आप सोच सकते हो कि हमारा गुणांक ज़्यादा है? यार गुणांक ज़्यादा होता तो जाते अब तक नौकरी कर रहे होते, बढ़िया सैलरी उठा रहे होते। तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि उनका ज़्यादा है हमारा कम है, या हमारा ज़्यादा है उनका कम है, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ आपका ज़्यादा है। ज़्यादा किसी का नहीं, ज़्यादा होता तो नौकरी कर रहे होते, ठीक ना।
और रही बात 62-63 तक होने वालों की, तो वो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि औसत रूप से जितनी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक ना, 72 अनरिजर्व की जाती कट ऑफ। 72 अगर ये हमको सीटें सही लिखती तो 72 72 गुणांक अनरिजर्व का रहता। तो अब आप सोच लीजिए कि इस समय जो ओबीसी का गुणांक है, जितना अप अनरिजर्व का होता उतना डाउन ओबीसी का होता। तो अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम लोगों का कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। और राम सुंदर कह रहे हैं कि तुम नेतागिरी कर रहे हो। राम सुंदर, मेरा तुमसे सिर्फ इतना सा कहना है कि जिस दिन तुम्हारा नियुक्ति पत्र छपेगा, ठीक ना, जिस प्रिंटर से, उस प्रिंटर से पहले हमारा लोगों का छप जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए जो कर सकते हो करो, दूसरा क्या कर रहा है उस पर ना वो करो, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो भी मैं सारे ले रहा हूँ। और जो 90 से 96 वाला एक लोग भाई कमेंट कर रहे हैं, देखिए 90 से 96 वाला एक्चुअली हम लोग इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 92-93 नंबर पाए हैं, तो उनको अनारक्षित में उस डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। तो अब जब उनको रखा गया तो हम लोग इस बात को इसलिए नहीं मान सकते ना, क्योंकि जब तक स्टेट कह नहीं रही है, क्योंकि वो तो करी 1994 हमने फॉलो कर लिया, तो हम 90-96 वाला मैटर ही नहीं। तो जब तक स्टेट कुछ नहीं कहेगी, ये तो ओरल आर्गूमेंट है ना उनका, ऑन रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। तो जब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक हम किसी बात को सच नहीं मान सकते। जो होगा कागज़ पर होगा। अगर कागज़ पर सरकार कहेगी कि हमने 90 से 96 वालों को नहीं रिसफल किया है, नहीं ओवरलैप किया, तो उसके लिए तो हमारे पास 50 ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सिंगल डबल, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, जितेंद्र वाला ऑर्डर है, सौरभ वाला है, इसके अलावा अन्य से कई सारे ऑर्डर्स हैं। तो ये सब हैं, तो उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 90-96 वाला मैटर है, ये तो ज़रूरी है, ठीक ना, लेकिन आगे चीज़ें देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, या डीपी जाएगी नहीं जाएगी, तो आपको बता दूं कि हम लोगों की जब दिसंबर में वार्ता हुई थी, या अभी लेटेस्ट वाली वार्ता हुई थी, उसमें मंत्री जी ने खुद कहा था कि अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो हम उसका कंप्लायंस करेंगे, हम कहीं पर नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी सरकार है वो हर तरफ से बातचीत करेगी। बाकी हमारा जो भी प्रयास है, हम लोग हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से रास्ता निकलेगा वहाँ से होगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर विनय भाई बोल रहे हैं कि कुछ करिए। देखिए भैया, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी किस्मत धोखा दे रही है। अदरवाइज़ हम लोगों का मैटर पिछले दिसंबर में ही डिसाइड हो गया था, लेकिन क्या बताएं। खैर, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है उम्मीद है कि अपना कार्य पूरा हो जाएगा। त्रिलोकी यादव भाई बोल रहे हैं कि 96 ओबीसी गुणांक का 67.11 से ऊपर। हाँ, अगर मैंने पहले बता, जो स्टेट की पॉलिसी वो यही कहती कि अगर 96, 95, 93 नंबर पाया है, लेकिन अगर 67.11 से ऊपर है, वो हर हाल में जो है अनरिजर्व में ही जाएगा। उपदेश भाई कह रहे हैं कि अच्छी बात है, जो धरने में लड़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है। उपदेश भाई, मुझे लगता है कि मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। अगर आप कंटिन्यू सुन रहे होंगे तो आपको मेरी जवाब आपको पता चल गया होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि अधिकारियों के सामने मूल चयन सूची या ऐसी कोई बात नहीं उठाई गई थी। तो देखिए, सीधी सी बात है, सरकार को सब पता है कहाँ पर गड़बड़ किया, अधिकारियों ने गड़बड़ किया, सब कुछ उनको पता है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। उनको सब मालूम है। तो जो ये मूल चयन सूची, फलाना सूची, 67.11 से नीचे की सूची, सब उनके पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो है मुख्यमंत्री के सामने जब हो जाएंगी ना, तो वो खुद इतना पढ़ा लिखा आदमी है, तो
अपने आप क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये आपको टहलाएंगे और ये मुख्यमंत्री को अलग आख्या भेजेगा और दूसरा अलग आख्या भेजेगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगला जो है उपदेश भाई, मैं आपको बता दूं कि मैंने बढ़ चढ़ के हर आंदोलन में भी मैं रहा हूं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खैर अब छोड़िए उस बात को, आपको खुद इस बार पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है हम लोग, ठीक ना। और एक बार कमेंट कर दिया तो जो है सारी चीज़ें हो गई। और जो हमारे भाई एससी अनिल भाई पूछ रहे हैं कि एससी की कितनी सीट मिल सकती है। देखिए अनिल भाई, आप भरोसा रखिए, मान के चलिए 3,500 से 4,000 सीटें अगर स्पेशल कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे तो हर हालत में मिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमांशु शर्मा कह रहे हैं 62-63 का कभी नहीं होगा। हिमांशु शर्मा, 62 एक स्थिति ऐसी आएगी कि शायद तुम्हारा ना हो बाकी सबका हो जाए, ठीक ना। ये आपको बात ख़राब लग सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल नोट कर लो, ठीक ना। आपको तो मतलब इस तरीके का अगर वक्तव्य है तो इसका मतलब हमको लगता है 5844 या 6000 की मांग आप जैसे लोग ही कर करके पूरी गंदगी फैला दी है। अदरवाइज़ हम लोगों को न्याय मिल गया होता, शायद आप ही लोग गए होगे। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है होगा तो ठीक है, नहीं लगता है तो अपना काम करिए जा करके। ऐसी सलाह देने का कोई मतलब नहीं है, हम आपको ऐसी सलाह पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हमारा नहीं होगा तो हिमांशु शर्मा तुम्हारा भी नहीं होगा, ये बिल्कुल नोट कर लो, ठीक ना। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना, जितना मैं बोल रहा हूँ उसकी क्लिप बना करके रख लेना कि अगर हमारा नहीं हुआ, लोहा का नहीं हुआ या 63 वाले का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी कदापि नहीं होगा। ये 100% मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा, ये बिल्कुल नोट करके रख लेना हिमांशु शर्मा, ठीक ना। इसको याद करके रख लेना, अगर हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा नहीं होगा। गुणांक चाहे तुम्हारा 66.44 हो या कुछ भी हो, आपका नहीं होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बाकी शिवम पटेल भाई पूछ रहे हैं मीटिंग में क्या हुआ। शिवम भाई, मैंने बता दिया कि आज की डेट में सरकार और अधिकारी बस वही चीज़ है ना कि वो उनके पाले में गेंद डाल रहे हैं, वो उनके पाले में गेंद डाल रहे हैं, बस टहलाने वाला काम हो रहा है सारी चीज़ें। अनिल सरोज भाई पूछ रहे हैं एससी की कितनी सीटें मिल सकती है। अनिल भाई, मैंने बता दिया है, एससी की आप मान के चलिए 3,500 से 4,000 हर हाल में मिल जाएगी। अनुज गुप्ता बोल रहे हैं कि कब तक सुनवाई हो जाएगी। अनुज भाई देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि अभी तो करेक्शन फाइल हो गया है, करेक्शन फाइल होने के बाद ऑन रिकॉर्ड भी हो गया है वो, ठीक ना। तो अब करेक्शन वाला कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चूँकि इरशाद साहब 3 महीने की मेडिकल लीव पर हैं, तो अब हम लोग सीजे के यहाँ एप्लीकेशन मूव करवा करके बेंच नॉमिनेशन करवा लेंगे। तो बेंच नॉमिनेशन 3-4-5 दिन में हो जाना चाहिए, और बस उसके बाद 22 को अपना केस आ जाएगा, पूरी उम्मीद है, ठीक ना। 22 या जो भी जल्दी अर्लियर डेट होगी हम लोगों की, वो हम लोग लगवा लेंगे, लेकिन उससे पहले बेंच नॉमिनेशन हम लोग करवा लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद जो है अनिल कुमार पूछ रहे हैं कि आपके डाटा के हिसाब से कितने गुणांक तक मेरिट नीचे आ सकती है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि मैं कोई फर्जी न्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक ना। और मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि जो बता रहे थे कि जो पास है वो खास है, जो बता रहे थे कि इस भर्ती में 69,000 वैकेंसी हैं और जो है पद खाली रह जाएंगे और संख्या जो है ज़्यादा पड़ जाएगी। तो मैं इस तरीके की कोई वक्तव्य आपको नहीं प्रस्तुत करूंगा कि कितने तक जा सकती, लेकिन आपको मैं अगर ये बता रहा हूँ कि अनरिजर्व की गुणांक 72 तक जाएगी तो उतना ही अनुपात में नीचे आएगी ओबीसी की। तो आप लोग खुद थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने गुणांक के आसपास पहुँच सकती है। और बाकी कई सारी फैक्टर्स हैं, कोई 1-2 फैक्टर्स नहीं कि अभी तुरंत हुआ जा रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नौकरी मिलना बहुत भाग्य की बात होती है और मेहनत की भी ज़रूरत होती है, और अन्य सारे बिंदुओं पर भी बातचीत होती है, क्योंकि इतना आसानी से अगर सब कुछ मिल जाता तो शायद इतने बेरोज़गार न बैठे होते
उत्तर प्रदेश में। शिवम भाई बोल रहे हैं कि मेरा 64 है, तो शिवम भाई मेरा 63 है। आपसे कम है तो निश्चिंत रहें। देखिए हिमांशु शर्मा बोल रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कोर्ट में सुनवाई की भी मैंने बता दिया है, करेक्शन मूव हो गया है, पुट ऑन रिकॉर्ड हो गया है। इसके अलावा जो है अभी बेंच नॉमिनेशन हो जाएगा बस, तो उसके बाद सुनवाई। उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यासागर वर्मा बोल रहे हैं कि 62, 63, 66 हमें ओनली 67 हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि 67.11 से नीचे आप हमको 27% दे दीजिए। ये सारी